हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि एक शॉर्ट हैंड होता क्या है, कितने दिन में सीखते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया होता है शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ये वीडियो दोनों लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिगिनर्स हों, उनको कुछ भी शॉर्ट हैंड में नहीं आता, वो सीखने की सोच रहे हैं, या फिर वो स्पीडर है। अब स्पीडर के लिए ये ऐसे इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक शॉर्ट हैंड कैसे बिगिनर से स्पीडर बनता है और स्पीडर के बाद भी क्या क्या मिस्टेक्स वो करता है जिससे वो अच्छे से शॉर्ट हैंड का राइटर नहीं बन पाता। देखिए, सबसे पहले तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगा अपने चैनल के रिगार्डिंग, दैट इज़ कि आप लोग जब भी चैनल के जो डिक्टेशंस अपलोड होते हैं, आप बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जाहिर सी बात है आने भी चाहिए, कि सर मुझे 70 में चाहिए, 60 में चाहिए, 80 में चाहिए या फिर 85, 90 में, मतलब हर स्पीड के लोग अलग अलग डिमांड करते हैं। तो ठीक है, मैं आपसे 70 वर्ड पर मिनट के भी डिक्टेशंस अपलोड करूँगा, 70, 80 और 100 के डिक्टेशंस आया करेंगे चैनल पे। लेकिन आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि चैनल का डिक्टेशन जो होता है उसको हम किस तरीके से यूज़ करें। देखिए, सच में अगर आप लोग को शॉर्ट हैंड सीखना है, क्वालिफाई करना है, तो जिस प्रकार से रिटन एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, हूबहू वही फील लेकर कि ये जो मॉक टेस्ट है मेरा वो एज अ एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे रियल में एग्ज़ाम होता है वैसे ही मॉक टेस्ट देते हैं। तो सेम जो मेरे चैनल की डिक्टेशंस होती हैं उसको भी रिक्वेस्ट है आप लोग वैसे ही फील करिए जैसा कि आप लोग सच में स्किल टेस्ट दे रहे हैं। वही एरर्स आप लोग रखिए जो कि आपके डिपार्टमेंट से आती है कि 5% या 7% जो भी एरर माफ़ होगी, उतनी एरर उससे ज़्यादा हो रही है तो आप लोग दोबारा लिखने का प्रयास करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे चैनल के डिक्टेशंस को एज अ प्रैक्टिस डिक्टेशन नहीं, एज अ रियल स्किल टेस्ट डिक्टेशन मानकर चला करिए। और आप लोग की जिनकी भी स्पीड नहीं बढ़ रही, सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट हैंड अगर हमें सीखना है तो ऑफलाइन जाकर सीखें या फिर ऑनलाइन से ही मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए, मैंने ट्यूटोरियल भी डाला हुआ था एक, तो आप लोग देख सकते हैं कि देखो, अगर हिंदी का बच्चा है, अगर कोई हिंदी में सीखना चाहता है तो उसको हिंदी के बारे में बेसिक से, एकदम बेसिक यानी कि का खा गाघा से सीखना होता है। और अगर इंग्लिश का स्टूडेंट है तो वो ABCD से सीखता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे आप रिटन की तैयारी करते हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है, GK है, ये सब वो चीज़ें नहीं है जहाँ आप ऑनलाइन पूरा 100% एफर्ट दे पाए। रीज़न क्या है, देखिए, आपने का खा गाघा लिखना सीखा, अब आपको देखना होगा कि जो आपका टीचर होता है, जो आपका रियल में मेंटर होता है, जो आपके सामने होता है, वो आपको देखेगा कि आप बना कैसे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप बड़ा बना रहे हैं कि छोटा बना रहे हैं, आप लाइन के ऊपर बना रहे हैं कि नीचे बना रहे हैं, तिरछा तो नहीं हो रहा कोई आउटलाइन, सारी आउटलाइंस एक बराबर की हैं कि नहीं, या फिर आप जब चा वर्ग लिखते हैं तो क्या कोई उसकी डिग्री कैसी है, ज़्यादा तिरछा तो नहीं बना रहे या फिर ज़्यादा सीधा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है। और कोई भी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाता है, क्योंकि वो कैसे देखेगा, सबके पास वीडियो कॉलिंग करेगा भी तो सबकी गलती तो नहीं बता सकता। तो ऑफलाइन यहाँ पे मैं मानता हूँ बेस्ट रहता है शॉर्ट हैंड सीखना। दूसरी चीज़ों में आप ये देखिए कि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो आप सब लोग के पास बुक होगी ही, जो शॉर्ट हैंड सीख रहा होगा और जो सीखने वाला होगा उसको बुक लेनी पड़ेगी। अब वहाँ पे जैसे कोई चैप्टर ख़त्म हुआ, कोई अभ्यास ख़त्म हुआ आपका, तो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसका अभ्यास होता है। जैसे कि आपने कोई अक्षर बनाना सीखा तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे अक्षर बने होंगे, स्क्रीन पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। और उसके बाद जब आप अक्षर बनाना सीखेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड यानी कि लेटर्स वहाँ पे लिखे होंगे, उसको आप शॉर्ट हैंड में बनाएंगे, वो अभ्यास करेंगे। तो वो अभ्यास आपने किया, मान लीजिए कोई टीचर करा भी दिया, बट आप सच में अपनी कॉपी में अभ्यास कैसे कर रहे हैं ये उस टीचर को नहीं पता चलता। और आपको लगता है कि जैसा आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, आपको लगता है कि जैसे उस टीचर ने बनाया हुआ था सेम वैसा ही मेरा बना हुआ है, बट रियलिटी कुछ और होती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड में इतना बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि अगर आप लाइन के ऊपर भी बना देते हैं, कोई चीज़ लाइन पर बनी हुई है और कोई चीज़ वही चीज़ सेम लाइन के ऊपर बनी हुई है, यानी बीच में बनी हुई है, दोनों के अर्थ एकदम अलग होते हैं। यहाँ तक कि शॉर्ट हैंड में सिर्फ एक डॉट लगाने से, एक बिंदी लगाने से भी अर्थ बदल जाया करते हैं। इसलिए शॉर्ट हैंड की इम्पोर्टेंस ये होती है, क्योंकि जहाँ पर मेरी जो भी टीचर थी जिन्होंने मुझे सिखाया था, उनका सिखाने का तरीका इतना बढ़िया था कि वो हर एक बच्चे के पास जाकर डायरेक्ट उसकी कॉपी पे उसको प्रैक्टिस करवाती थी। वाइट बोर्ड वहाँ पे भी अवेलेबल था,
लेकिन व्हाइट बोर्ड से टीचर अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो सही तरीका भी जो भी है शॉर्ट हैंड सिखाने का वही कि आप देखिए कि आपका जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को बना कैसे रहा है। आपने तो भले ही व्हाइट बोर्ड पे बना दिया, बट क्या आपका स्टूडेंट वैसे ही बना रहा है जैसे कि उसको बनाना चाहिए? क्या सही बना रहा है? फिर उसकी 10-10 बार प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। जो नए बच्चे होते हैं वो तो ऊब भी जाते हैं, 4-5 बार बनाने के बाद कहते हैं वही चीज़ तो बार बार बना रही है, प्रैक्टिस क्यों करवाया जा रहा है मुझे? तो प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती थी क्योंकि जो चीज़ें बनाते हैं आप पहली बार सीखते हैं, आपको लगता है कि बेस्ट है, बट जो शॉर्ट हैंड का टीचर है उसको पता है ये सही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में भी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है शॉर्ट हैंड का, उसका अच्छे राइटर होने के सबसे बड़ा रीज़न होता है उसकी राइटिंग। और जो थोड़ा जिसकी मिस्टेक्स ज़्यादा आती हैं, जो अपने वर्ड्स को नहीं कैच कर पाता, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटिंग ही होती है, जो कि बाद में जाके इम्प्रूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और स्टार्टिंग से ही अगर आपकी राइटिंग अच्छी कर ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मेरी मैम ने मुझे सिखाया था कि कैसे हम राइटिंग को इम्प्रूव करें। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 10 से ज़्यादा 15-15 बार भी प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनकी राइटिंग नहीं होती थी। तो एक ही चीज़ की, एक ही अभ्यास की जब कोई बच्चा 10-15 बार प्रैक्टिस कर रहा है तो कैसे नहीं उसकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और हर बार पर्सनली उसकी कॉपी में जाकर अगर टीचर ये बता दे कि आपको ये सुधार करना है, तो डेफिनेटली राइटिंग बहुत ही अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर देखिए मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ इस बुक की। आगे आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे हमें शब्दों को मिलाना है, शब्द कैसे लेटर्स को मिलाएंगे, कौन सा वर्ड हम ऊपर लिखेंगे, कौन सा नीचे लिखेंगे। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑनलाइन में मिलेगी, बट ऑफलाइन में यहाँ पर कैसे, ऑफलाइन का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे ये देखिए कि जब आप कोई चीज़ बना लिए तो फिर से वही बात कि उसका भी अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सही बना रहे नहीं बना रहे, लाइन पे आ रहा कि नहीं, तिरछा बन रहा कि नहीं। फिर स्वर आ जाता है जहाँ पे मात्राओं का यूज़ करते हैं, और शॉर्ट हैंड में मात्राओं का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है इसमें स्वर नहीं होते। आप आ और छोटा बड़ा ई ऊ ये सब नहीं लिख सकते, ये सब आपको आंकड़ा लगाकर बनाना होता है। सब मात्राओं के सिर्फ जैसे कुछ डैश होते हैं, कुछ बिंदी होती हैं, तो इससे आपको सीखना होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है शॉर्ट हैंड को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। देन इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसमें बच्चे बहुत दिन तक अटके रहते हैं, 5-5 10-10 दिन तक तो इसी में फंसे रहते हैं। और जो अच्छे होते हैं वो तो जल्दी कर लेते हैं, बट ये इसमें मतलब सच में यार ये ऐसा है ना कि आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि तभी क्लियर होगा। आप देखिए कितने सारे सर्वनाम हैं और छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। अगर आप पहली लाइन सीख लेते हैं अच्छे से तो बाकी लाइनों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है पोजीशन की। पोजीशन मीन्स आपने नीचे बनाया कि ऊपर बनाया। अब सर्वनाम में देखना होता है कि लगभग सारे सर्वनाम छोटे छोटे बनते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल राइटिंग होगी उससे छोटा बनाया जाएगा ये। और कुछ लोग क्या करते हैं, राइटिंग गड़बड़ होने का ये मतलब है कि इसको बड़ा बना देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने सर्वनाम लिखा था फिर कोई नया शब्द। अब जैसे ही आप सर्वनाम लिख लेंगे फिर आपके पास आंकड़े आ जाएंगे, सा का आंकड़ा, ला का आंकड़ा, ना का आंकड़ा, रा का आंकड़ा। ये सारी चीज़ें लगाएंगे आप, फिर उसको सीखेंगे। देन उसके बाद उससे भी वर्ड बनाना सीखेंगे। और वर्ड्स देखिए दो तरीके से शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस होती है। जैसे आपने किसी चीज़ को सीखा, किसी अभ्यास की प्रैक्टिस की, तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट हैंड दे दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रैक्टिस का फिर आपको शॉर्ट हैंड को पहचान पहचान के हिंदी में लिखना होगा। देन जब आपका उसी अभ्यास के रिलेटेड पार्ट भी होता है कि आपको हिंदी दे दी जाएगी, और फिर उसी हिंदी का आपको शॉर्ट हैंड बनाना है हर उस अभ्यास में जो आप लोग सीख चुके होते हैं। फिर आते हैं शब्द चिन्ह, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि रटने वाली चीज़ है, लेकिन मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि ये रटने की नहीं, ये भी समझने की चीज़ है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें भी समझने वाली होती है कि जो चीज़ लाइन पे बनती है या फिर लाइन के नीचे काट के बनती है या फिर लाइन के ऊपर बनती है, तीनों की मीनिंग अलग होती है, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में मात्रा अच्छी सीखी हुई है तो यहाँ पे आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, और आप इन सारे शब्द चिन्हों को ईजिली रन कर पाएंगे। ये सारे शब्द चिन्ह, फिर सारे शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद रियल में इंसान कहाँ पे आता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीखता है। जब वो सेंटेंस बनाना सीखता है तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारी गलती, सेंटेंस बनते नहीं। क्योंकि सब लोग यही सीखते हैं कि जब कोई भी डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ। तो वहाँ पे जो आपका टीचर है, ऑफलाइन टीचर है, वो आपकी डायरेक्ट कॉपी देखता है। आपकी कॉपी में देखेगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस वर्ड को आप बड़ा बना रहे, कौन सी आप मात्रा का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने तो हिंदी देखकर बनाया हुआ है,
जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखा था बरगद, तो आपने बरगद लिख दिया, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जैसे आखिरकार, इसमें 2 वर्ड्स हैं, खा पे भी मात्रा लगी हुई है, आ पे भी लगी है, तो इस वर्ड्स में आपको लगेगा, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ा है, आपको लगेगा कि आपने आखिरकार ही लिखा है, लेकिन टीचर आपका फिर आपको बताएगा कि नहीं, आपने गलत लिखा हुआ है। तो ये यहाँ सब छोटी-छोटी चीज़ों पे जब आप सेंटेंस ही बनाना सीखे हैं, वहाँ पे भी आपको ऑफलाइन टीचर ही हेल्प कर सकता है। देन हम बात करेंगे आगे। यहाँ तक जब हमारी पूरी बुक खत्म हो जाती है, फिर लोग आते हैं डिक्टेशन लिखने पे। और आपको सबको पता होगा कि डिक्टेशन डायरेक्ट कोई नहीं लिखता। सबसे पहला जब लोग बुक फिनिश करते हैं, तो जो डिक्टेशन की पत्रिका होती है, उसकी नकल, नकल मतलब ये होता है कि जैसे आप मैटर अपने बगल में लिखेंगे, उसको आपको देख देख के पूरा लिखना है। अब देख देख के लिखने के लिए स्टार्टिंग का टाइम होता है कि उसमें जो कठिन शब्द होते हैं, बहुत सारे छोटे शब्द होते हैं, बहुत सारे बड़े शब्द होते हैं। छोटे तो हम लोग बना लेते हैं क्योंकि बुक में प्रैक्टिस किए हुए हैं, बड़े शब्द नहीं बनते। तो टीचर से हम लोग अपनी नोटबुक पे उन शब्दों की आउटलाइन बनवाते हैं। और आपको यहाँ पे पता है कि इस जगह पे कोई भी चैनल आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप डिक्टेशन नहीं लिख रहे हो, आप अपने मैटर को ट्रांसलेट कर रहे हो देखकर। तो यहाँ पे कोई चैनल कैसे आपकी हेल्प करेगा? यहाँ पर तो एक टीचर का होना ज़रूरी है। तो आप धीरे धीरे उसको लिखते जाते हो, देख देख कर लिखते जाते हो, डिक्टेशन नहीं लिखते। फिर धीरे धीरे आप छोटे छोटे वर्ड्स जैसे है, चाहिए, जो कुछ क्रियाएं होती हैं, उनसे आप परिचित हो जाते हो, उनसे आप घुल मिल जाते हो, तो उनकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनने लगती है। फिर जैसे जैसे आप पहली पत्रिका ख़त्म करेंगे, जो मैगजीन्स होती है आपकी, तो आप उस मैगजीन के कुछ शब्दों को छोड़कर उसमें अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर कुछ बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो उनकी आप आउटलाइन बना के अपनी नोटबुक में रख लेते हैं। फिर आप लोग आते हैं सेकेंड मैटर पे। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, जब आप एक बार कंप्लीट कर लिए हैं, फिर उसका डिक्टेशन बोला जाता था, यानी कि अभी तक आपने जिस मैटर को देख के ट्रांसलेट किया, उसका ही डिक्टेशन आपको बोला जाता था। तो आपके लिए ईजी होता था कि आप अच्छे से लिख ले रहे थे, क्योंकि आपने पहले उसको नकल करके लिखा है, नकल मीन्स ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है देख देख कर, तो दोबारा डिक्टेशन लिखने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर यहाँ इसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है अनसीन डिक्टेशन का। अब अनसीन डिक्टेशन में क्या होता है कि आपको डिक्टेशन के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया जाता। एक नया डिक्टेशन जो कि आपने नहीं देखा है, वो आपको बोला जाता है, और उसके बाद आप डिक्टेशन लिखते हो और उसको ट्रांसलेट करते हो। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जिस वर्ड से आप पहले से परिचित हैं, वो तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। और इसमें नया डिक्टेशन में ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें स्टोरीज जो रहती हैं, वो इंसान को पहले से नहीं पता होती, तो उसमें भी थोड़ा सा ये लोग जो वर्ड बनाने की कैपेसिटी है, उसकी वजह से भी थोड़ी मिस्टेक्स आती हैं। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार मैंने इतने टाइम बर्बाद कर दिए शॉर्ट हैंड में, सब लोग अच्छा लिख रहे हैं यार, 3 से 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। यही वो टाइम है जो सबके दिमाग में ये बात आती है कि अनसीन पैसेज मेरे गलत क्यों हो रहे हैं। तो उसका यही रीज़न है कि आप अभी सारे वर्ड से फैमिलियर नहीं हो, एक तो ये है। और दूसरी चीज़ होती है, वर्ड्स तो वही होते हैं, लेकिन वर्ड्स को जो स्टोरी के रूप में फील किया जाता है, वो इसमें आप नहीं किए हो। यानी कि जब पहले आप मैटर लिखते थे, उसको आपने पढ़ लिया था, तो मैटर की स्टोरी आपके दिमाग में पता थी, कोई वर्ड आपसे छूटा, आपको पता है यहाँ पे यही होगा। और नए मैटर में ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ तक लिखने के बाद आप पहुँच जाते हो 70 या फिर 80 के आसपास। अब 80 पे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मैंने कहा है क्रैक कर सकते हो, कर ही लोगे इसके लिए नहीं कहा है, इसमें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत क्या? सबसे पहले तो ये जानो कि अगर 80 वर्ड स्पीड क्वालिफाई करनी है, तो कम से कम 90 में तो लिखना अच्छे से आना चाहिए, या फिर 85 में तो अच्छे से आप लिख ही लो। तो स्पीड बढ़ाने का देखो, मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, बट यहाँ भी बता देता हूँ, स्पीड डायरेक्टली नहीं बढ़ेगी आपकी कि आप आज 60 पे लिख रहे हो, फिर डायरेक्टली आप 80 पहुँच गए, फिर डायरेक्ट 100। आपको 5-5 वर्ड पर मिनट बढ़ाना है, और उसकी प्रैक्टिस आपको 20 से 25 दिन तक करनी है। स्टार्टिंग में जैसे आप 60 वर्ड पे मान लीजिए अभी लिख रहे हैं, तो 20-25 दिन आप 65 पे लिखिए, फिर 20-25 दिन आप 70 पे लिखिए। अब यहाँ पे आप 70 पे पहुँच गए, फिर आपको सिर्फ 15 से 20 दिन लिखना है 75 पे, फिर 15 से 20 दिन लिखना है 80 पे। 80 पे तो बहुत लोग लिखते हैं लंबे समय तक। फिर 80 पे आप जब सेटल हो गए, आपकी अच्छे से स्पीड बढ़ गई, यानी कि 80 पे आपके एरर्स नहीं आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम एरर्स हैं, फिर आप अपनी स्पीड आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। अब यहाँ पे इसके बाद आप 85, फिर 90, फिर 95, फिर 100, 20-20 दिन करके, 15-15 दिन करके आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। इस प्रकार से आपकी स्पीड रियल में शॉर्ट हैंड की बढ़ती है,
और तब जाके आप एक रियल स्टेनोग्राफर लायक बनते हैं। जो कि आपको लगता है क्या कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं ऑनलाइन? क्योंकि जो 5-5 वर्ड करके स्पीड बढ़ाई जाती है, ये पॉसिबल होता है ग्रुप डिक्टेशन में। आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो आपके साथ जो बच्चे आए होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और साथ में सब लोग एक एक दो दो डिक्टेशन डेली बोलते हैं और अपनी अलग अलग स्पीड में बोलते हैं। उसको आप लोग लिखेंगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है। फिर आप लोग 80 वर्ड में भी बोलेंगे, तो 80 वर्ड के डिक्टेशन जो मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं और जो 100 वर्ड के अपलोड होते हैं, वो आप लोग, मैं फिर बताया था स्टार्टिंग में, फिर बता रहा हूँ कि एज अ रियल स्किल टेस्ट मान के उसको लिखा करो। मतलब ये नहीं कि अपलोड हुआ तो आप देखें कि नहीं ये तो प्रैक्टिस है, कभी भी कर लूँगा। प्रॉपर यार टाइम निकालो उसके लिए 1 घंटे का। अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो ढंग से करो, नहीं तो जॉब्स तो बहुत सारी हैं। और यार यही रीज़न है, इट इज़ द ओनली रीज़न कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे अच्छा स्टेनोग्राफी नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे ही कर पाते हैं। क्योंकि वाइट बोर्ड जो रहता है, जो टीचर वाइट बोर्ड से कनेक्ट हो गया हर स्टूडेंट पे, वो तो बहुत बेस्ट है। मतलब वाइट बोर्ड पे पढ़ाइए बट अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट लिखते लिखते इतना सक्षम हो जाता है तो कुछ दिन में वो खुद ही अपनी गलतियों को पहचानने लगता है। और उसके बाद तो ये चैनल है ही आपकी हेल्प करने के लिए कि आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। बट जो बेसिक थे, जो बिगिनर्स थे, वहाँ पे जो हेल्प करनी पड़ती है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो शॉर्ट हैंड के बारे में एवरीथिंग आपको पता चल चुका है। एक शॉर्ट हैंड की कैसी जर्नी होती है, एक शॉर्ट हैंड स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करता है और कैसे क्या क्या गलतियाँ उसके अंदर आती हैं, किन किन गलतियों को वो ढूंढ कर उसे दूर करके अच्छा स्टेनोग्राफर बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है वैसे ही, और लंबी होनी भी थी क्योंकि डिटेल अगर कोई चीज़ बताया जाएगा तो वो लंबी होगी। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।